हल्दीराम इस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा स्नैक्स कंपनी है, जो कि रोज भुजिया, संदेश, काजू बर्फी के साथ 400 से भी ज्यादा आइटम्स तैयार करते हैं, जिनका ईयरली टर्नओवर 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक हल्दीराम एक टाइम पे रोड साइड में बैठ के सिर्फ 2 पैसे में भुजिया सेल करता था और उनका पूरा बचपन ऐसे ही काटा था। रोड साइड में लालटेन लेके भुजिया बना के फिर भुजिया बेचते थे। लेकिन उनका बनाया हुआ ये कंपनी आज के टाइम पे इंडिया के बाहर भी बिजनेस करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे इन्होंने इतना सारा कुछ किया है, जबकि वो रोड साइड में बैठ के ही अपना भुजिया बेचा करता था। और एक बात जान के शॉक्ड हो जाओगे, ये जो इतना बड़ा कंपनी का आइडिया हल्दीराम जी का दिमाग में 11 साल की उम्र पे ही आ गया था। हाँ, ये बात एकदम सच है। सिर्फ 11 साल की उम्र पे ही उनके दिमाग में इस कंपनी को बनाने का आइडिया आ गया था, और वही एक आइडिया हल्दीराम को वर्ल्ड फेमस बना दिया है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि कोलकाता में रह के बिजनेस नहीं हो सकता है, लेकिन हल्दीराम ने ये साबित कर दिया है कि कोलकाता जैसे जगह पे रह करके भी बिलियंस डॉलर का कंपनी बनाया जा सकता है। सो चलिए सुनाते हैं आज आपको हल्दीराम का पूरा कहानी। सो वेल दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो इन सब वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, ताकि आप लोग भी जिंदगी में कुछ कर पाओ इन सब वीडियो को देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले का बात है। 1908 के जमाने में राजस्थान का बीकानेर एक नॉर्मल बिजनेसमैन का घर में हल्दीराम का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था गंगा बिशान, लेकिन घर में सब लोग उसको प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। हल्दीराम का दादाजी का बीकानेर के भुजिया मार्केट पे एक छोटा सा भुजिया का दुकान था। एक्चुअली ये भुजिया जो है राजस्थान का एक पॉपुलर खाने का स्नैक्स आइटम था। बोल सकते हो छोटे से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट स्नैक्स था। बीकानेर का हर गली में 5-10 करके भुजिया का दुकान हुआ करता था। सिर्फ 8 साल का उम्र से ही हल्दीराम उसका दादाजी के साथ में दुकान में आता था। पूरा दिन दुकान में बैठ के भुजिया कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे कस्टमर के साथ बातचीत करते हैं, वो सारा कुछ देखता था। और ये सब चीजें उसको बहुत ही अच्छा लगता था। बोल सकते हो इन सारी चीजों को वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता था। लेकिन स्टडी पे उनका थोड़ा सा भी मन नहीं था, और असल में उनका घर वाले भी उनके ऊपर स्टडी के लिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त में राजस्थान जैसे जगह पे बिजनेस वाले घर के लोगों को स्टडी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बचपन से ही उन लोगों को बिजनेस का जो सारा काम दाम है वो सारा कुछ सिखाया जाता था, ताकि बड़े होके वो लोग बिजनेस को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। इस तरह हल्दीराम एक टाइम पे जाके स्कूल पे जाना ही एकदम से बंद कर दिया था। पूरा दिन उनके दादाजी के साथ बैठ के दुकान पे भुजिया सेल करने में लग गया। लेकिन जान के हैरान हो जाओगे, वो सिर्फ 11 साल की उम्र में ही भुजिया बनाना सीख गया था। लेकिन सिर्फ वो भुजिया बनाना सीख के सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो देख रहा था कि धीरे धीरे करके दुकान का जो सेल है वो डाउन हो जा रहा था। इसलिए छोटा सा हल्दीराम उसके पापा और दादाजी को ये सजेस्ट करने लगा कि उनका जो भुजिया है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा और भी थोड़ा बहुत चीजें ऐड करना पड़ेगा। और सोचिए एक बार, उस छोटा सा हल्दीराम के दिमाग में उस दिन एक आइडिया आया था। वो बाकी 5 दुकानों की तरह बीकानेर के गलियों में रुकना नहीं चाहता था। उसका सपना था बहुत बड़ा। यहाँ पे दुकान में रहते रहते हल्दीराम ने देखा कि यहाँ पे जितने भी भुजिया का दुकान था, ऑलमोस्ट सारे दुकानों का भुजिया का टेस्ट सेम था। इसलिए जो है वहाँ के कस्टमर अलग अलग हो गए थे। तो उसको लग रहा था अगर सेल बढ़ाना है तो उनका जो भुजिया है उनमें नया कुछ ऐड करना पड़ेगा। और यही है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का स्ट्रेटजी। बाकी 5-10 दुकानों को छोड़ के कस्टमर आपके दुकान पे क्यों आएगा, जहाँ पे हम लोग 10-12 के साल में खेलने कूदने के बारे में सोचते रहते थे। उसी टाइम पे हल्दीराम ये सोचने लगा कि कैसे अपने भुजिया को और भी ज्यादा टेस्टी बनाया जा सकता है। उस टाइम पे वो देख रहे थे कि उस टाइम पे जो भुजिया बन रहा था वो सिर्फ बेसन से बन रहा था, और इतना ज्यादा मोटा और इतना ज्यादा अच्छा और टेस्टी भी नहीं बन रहा था। उस टाइम पे उसने ठीक किया कि वो एक ऐसा भुजिया बनाएगा जो कि देखने में अच्छा होगा और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहेगा। बाकी 5-10 दुकानों से पूरा ही अलग रहेगा। अब जाके हल्दीराम भुजिया बनाने का मटेरियल पे भी अलग अलग चेंजेस लाने लगा और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगा। उस टाइम पे राजस्थान में मूंग दाल बहुत ही ज्यादा फेमस था, और वो बेसन के साथ मूंग दाल का पेस्ट मिला के फिर भुजिया बना रहा था। और वो एक्सपेरिमेंट करते करते एक बहुत ही अच्छा भुजिया रेडी कर लिया था। और किसी भी कंपनी के लिए नया नया एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। और ये जो चीज है ये भी हल्दीराम समझ गए थे, और उनको ये भी पता था उनका जो भुजिया बनाने का स्टाइल है वो मार्केट में और भी लोग कॉपी कर लेंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने भुजिया में और भी बेहतर टेस्ट लाने का प्लान किया, और उन्होंने लाया भी, जो कि सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने बहुत सारा मसाला मिक्स करके टेस्ट किया इस पे।
उसके बाद बहुत महीनों के टेस्टिंग के बाद उनको एक अच्छा और प्रॉपर टेस्ट मिल गया था और लेके आया मार्केट पे सबसे अलग तरीके का भुजिया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। लेकिन सक्सेस होने से पहले और भी बहुत सारे कहानियां हैं। तो भुजिया तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उनका भुजिया सबसे अलग है? तो इसके लिए हल्दीराम ने और एक प्लानिंग किया है। उस टाइम पे बीकानेर का मार्केट पे सिर्फ 2 पैसे में 1 kg भुजिया सेल होता था। हल्दीराम उनका भुजिया का कीमत बढ़ा के 5 पैसा कर दिया था, जिससे कस्टमर को लगने लगा ये वाला जो भुजिया है ये प्रीमियम क्वालिटी का भुजिया है। और हल्दीराम का ये वाला स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। उनके दुकान में भुजिया का सेल तूफान की तरह बढ़ने लगा। हल्दीराम का भुजिया का क्वालिटी इतना ज्यादा प्रीमियम और टेस्टी था, जो कि ज्यादा कीमत पे भी लोग खरीद के सेटिस्फाइड था। और एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही हल्दीराम को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। उस वक्त में हल्दीराम ने ये देखा कि कोलकाता में भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कंपनी नहीं था जो कि इनका टक्कर में आ पाए। इसलिए हल्दीराम 1955 में उसका बेटा रामेश्वर लाल और उसका नाती को कोलकाता में भेजा है बिजनेस सेटअप करने के लिए। कोलकाता में भी हल्दीराम का शुरुआत था एक छोटा सा दुकान के साथ में, लेकिन यहाँ पे बिजनेस बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था। हल्दीराम ने जितना एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा था, क्योंकि मिष्टी प्रिय बंगाली ये सब भुजिया वगैरह स्नैक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। उनको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि भुजिया के साथ साथ लोकल जो मिठाई वगैरह है वो भी अपने दुकान पे रखेंगे, और उन्होंने रखा भी, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सेल भी आने लगा। और यहाँ पे लोकल बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए बंगाल के कुछ मसाला और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके बंगाली मिक्सचर के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो कि कोलकाता में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके बाद देखते ही देखते हल्दीराम का वो छोटा सा दुकान बहुत ही बड़ा दुकान में कन्वर्ट हो चुका था। और ये बात जान के हैरान हो जाओगे, अगले 10 साल में कोलकाता का बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि इसका जो ओरिजिनल ब्रांच था जो कि बीकानेर पे था, उस बिजनेस से कोलकाता वाला बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। अभी तक तो सब सही चल रहा था। हल्दीराम का बड़ा बेटा मूलचंद अग्रवाल बीकानेर का जो बिजनेस था उसको देखा करता था, और उसका जो छोटा बेटा था रामेश्वर लाल अग्रवाल वो कोलकाता का बिजनेस को देखता था। उसके बाद हल्दीराम का जो नाती वगैरह था वो सारे लोग भी बिजनेस पे आ गए थे, एंड पूरा जो बिजनेस है उसको डिवाइड कर दिया था। हल्दीराम जी ने सबको अपना अपना काम सौंप के फिर उन्होंने बिजनेस से रेस्ट ले लिया था। लेकिन कभी कभार वो देखने आते थे कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ था वो जो है हल्दीराम का जर्नी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है। हल्दीराम का सबसे बड़ा नाती शिव किशन अग्रवाल इस बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा करने का सोच रहा था। शिव किशन 1960 के टाइम पे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। इतने दिन वो अपने चाचा रामेश्वर लाल के साथ कोलकाता का बिजनेस को देख रहे थे। उन्होंने 1968 में महाराष्ट्र का नागपुर में और एक नया दुकान खोलने का प्लान किया है, और वो दुकान जाके फाइनली ओपन हो गया था 1970 में। और सिर्फ नागपुर में नहीं, पूरा महाराष्ट्र का किसी भी जगह पे भुजिया का इतना ज्यादा कुछ भी डिमांड नहीं था। उस टाइम पे वहाँ पे भुजिया का कोई भी डिमांड ना होने के कारण शिव किशन ने सोचा कि वहाँ के मार्केट पे एक सर्वे करेगा, और फिर उन्होंने किया भी, क्योंकि उनको जानना था कि यहाँ के लोगों का फूड का टेस्ट कैसा है, कौन से चीज वो लोग पसंद करते हैं, क्या क्या वो लोग खाते हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स उनको पसंद आते हैं। वो सारा कुछ जानने के लिए उन्होंने एक सर्वे किया था। और यहीं पे आता है बिजनेस का सबसे ज्यादा कोर आइडिया, डिमांड एंड सप्लाई। आपका जो कस्टमर है उनको क्या चाहिए वो आप दे पा रहे हो कि ना। और पूरे 2 महीने के सर्वे के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है स्नैक्स को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ का जो लोकल मिठाई वगैरह है उन सब चीजों को पसंद करते थे। लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा वेराइटीज का मिठाई नहीं मिल रहा था, बस थोड़े बहुत ही थे। और इसी चीज को देखते हुए शिव किशन भुजिया के साथ साथ उनका जो फेवरेट मिठाई है काजू बर्फी उसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र के मार्केट पे। और यहाँ पे और एक दिक्कत ये था कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये जो आइटम है काजू बर्फी वो एकदम ही नया था। सब लोग दुकान पे आके इसको देखते तो थे, लेकिन ज्यादातर इसको नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन लोगों को इसका टेस्ट के बारे में कोई भी आइडिया था ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने लेके आया और एक नया स्ट्रेटजी। तो उनके दुकान पे जो लोग भी भुजिया वगैरह खरीदने आते थे उन लोगों को एक एक करके काजू बर्फी का सैंपल टेस्ट करवाया जाता था। और इसी आइडिया की वजह से काजू बर्फी महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा, एंड थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी भी मिल चुका था काजू बर्फी को। और जिसकी वजह से हल्दीराम का सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था महाराष्ट्र का मार्केट पे भी। इस टाइम के बाद से ही इंडिया का स्वीट्स मार्केट पे शुरू होता है हल्दीराम का जर्नी। काजू बर्फी नागपुर में सुपरहिट होने के बाद ही कोलकाता के सारे स्वीट्स, बीकानेर का चॉकलेट बर्फी, बेसन का लड्डू, भुजिया और भी बहुत कुछ नागपुर का मार्केट पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड और भी बहुत सारे स्नैक्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था।
तो वैसे पहले ही बोला था कि महाराष्ट्र के लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं आता था, लेकिन शिव किसान तब एक चीज के ऊपर नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों को साउथ इंडियन जो फूड है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, और नागपुर का ह्यूज कस्टमर को लाने के लिए शिव किसान तब वहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। और देखते ही देखते शिव किसान का जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा एंड सेल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। एंड इस रेस्टोरेंट पे इडली डोसा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद भुजिया, काजू बर्फी एंड और भी बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे जो कस्टमर्स आते थे उनको फ्री सैंपल टेस्ट करवाया गया। और उसके बाद जो कस्टमर को ये सब चीजें पसंद आने लगा, उसके बाद कस्टमर लोग खुद ही अपने खुद के पैसा से ये सब चीजें खरीदने लगे। उसके बाद नागपुर में हल्दीराम का बहुत सारा आउटलेट ओपन हो गया था। उसके बाद नागपुर में एक छोटा सा दुकान से हल्दीराम बहुत ही बड़ा नाम बना चुका था एंड बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। जैसे ही बिजनेस बढ़ने लगा, उनका फैमिली में भी बहुत ही सारा प्रॉब्लम्स आ गए थे। कंपनी के मालिकाना को लेकर के उन लोगों के बीच में बहुत सारे झगड़ा वगैरह होने लगा। वो सारा चीजों को देखते हुए हल्दीराम ने एक एग्रीमेंट बनाया था, जिसके माध्यम से उनका 2 बेटे और नातियों के बीच में बिजनेस को डिवाइड कर दिया गया था। उनका जो छोटा बेटा रामेश्वर लाल है, उनको उनके फैमिली के साथ कोलकाता में पूरा वेस्ट बंगाल में बिजनेस करने का परमिशन मिला है। और दूसरे साइड में नागपुर, दिल्ली, बीकानेर एंड और भी बहुत सारे जगहों पे बिजनेस करने का परमिशन मिला है। उनका बड़ा बेटा मूलचंद के हिस्से में चला गया। लेकिन यहाँ पे बात यह था कि एक बेटे को मिला है सिर्फ बंगाल में, यानी कि कोलकाता में बिजनेस करने का परमिशन, और दूसरा बेटा को बाकी सारा जगहों पे बिजनेस करने का परमिशन मिला। तो ये कैसा जस्टिस था। लेकिन उस वक्त में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला एरिया था कोलकाता, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोलकाता वाला बिजनेस ही था। और दूसरे साइड में जो बाकी जगहों पे बिजनेस था वहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट के अनुसार बिजनेस को डिवाइड किया था। तो जो बिजनेस कोलकाता में हो रहा था, मतलब जितना प्रॉफिट कोलकाता में हो रहा था और बाकी सारे जगहों का बिजनेस को एक साथ मिला करके जो बिजनेस हो रहा था और कोलकाता में जो बिजनेस हो रहा था, वो दोनों सेम था। मतलब वहाँ पे जगह तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन वहाँ पे बिजनेस जितना हो रहा था उतना ही बिजनेस कोलकाता में कम जगह पे हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट के अनुसार ही बिजनेस को डिवाइड किया था। और एग्रीमेंट पे ये भी लिखा था, रामेश्वर लाल कोलकाता के बाहर बिजनेस नहीं कर सकता और मूलचंद भी कोलकाता के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और बिजनेस पूरी डिवाइड हो जाने के बाद शिव किसान अपना जो नागपुर का बिजनेस था के ऊपर पूरी अपना फोकस दे दिया था, क्योंकि उनको उनका बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रो करना था। और उनका यूनिक स्ट्रेटजी और उनका हार्डवर्क उनका नागपुर का बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे लेकर गया था। बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था और देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया था। उसके बाद एंट्री होता है शिव किसान का भाई मनोहर लाल का, जो कि इतने दिनों तक बीकानेर का ब्रांच को देखा करता था। उसके बाद मनोहर लाल ने सोचा कि उनका जो ब्रांड है इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। और उस वक्त में मनोहर लाल ने ये नोटिस किया कि विदेश का जो ब्रांड है, जो कि पैकेटिंग फूड था, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा था। जिसका पैकेटिंग अच्छा है उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा था। और उस टाइम पे ऐसा कोई कंपनी नहीं था इंडिया में जो कि पैकेटिंग प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा भाव दिया, और उसी गैप को इन्होंने यूज किया। और ये भी बिजनेस के लिए एक अच्छा खासा सक्सेसफुल प्लान साबित हुआ। हल्दीराम कलरफुल पैकेट के साथ प्रीमियम क्वालिटी का और A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था, जिसके कारण प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ भी कुछ दिनों से कुछ महीनों तक का बढ़ गया था। और लोगों के दिल में हल्दीराम एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड से फेमस होने लगा। उसके बाद हल्दीराम का बिजनेस सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं था, इंडिया का हर जगह पे हल्दीराम पहुंच चुका था और बहुत ही अच्छा खासा नाम बना चुका था। और उसके बाद उन लोगों ने 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया था, जो कि सिर्फ पूरा इंडिया में नहीं, अभी तो पूरा वर्ल्ड में फेमस है। आज के डेट में हल्दीराम का प्रोडक्ट ऑल वर्ल्ड में फेमस है। पूरा दुनिया में हल्दीराम का प्रोडक्ट पहुंचता है, जो कि पॉसिबल हो पाया सिर्फ पैकेटिंग के आइडिया की मदद से। आज के डेट में हल्दीराम 80 से भी ज्यादा कंट्री में सेल होता है। तो यही था कुछ हल्दीराम का कहानी। और बाकी आप लोगों को हल्दीराम का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है बताना कमेंट पे, ठीक है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर में आप लोग देखना चाहते हो वो भी कमेंट पे बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तो तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और खुद का भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।